अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुली ऑफ़र कर दी है कि आएँ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठें। जुडिशल कमीशन नहीं लेकिन पार्लिमानी कमीशन बना देते हैं। जिन वाक़यात की वो तहकीकात करना चाहते हैं पार्लिमानी कमीशन से करवा लें। न सिर्फ ये बल्कि मज़ीद भी कुछ बढ़कर ऑफ़र की वज़ीर आज़म ने। क्या कहा, उन्हीं की ज़बानी सुनिए। तो मैं समझता हूँ कि ये आएँ बैठें, हाउस कमेटी के लिए हम तैयार है। ये 2018 का इलेक्शन की जो कमेटी बनी वो भी अपना काम मुकम्मल करे और 2024 का फरवरी का इलेक्शन वो भी हाउस कमेटी बने, इसको पूरी तरह वो हक़ाइक़ सामने लेके आए। इस तरह अगर 26 नवंबर के वो धरने की बात करते हैं तो 2014 का जो धरना था उसका भी हाउस कमेटी अहाता करे और 26 नवंबर 2024 का भी अहाता करे। इट टेक्स टू टू टैंगो। गुज़श्ता दो इलेक्शंस 2024, 2018 दोनों पर तहकीकाती हाउस के कमीशंस बना देते हैं। इसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन ये जो पार्लिमानी कमीशन बनाने की बात है इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि उनको बाज़ाब्ता कोई ऑफ़र नहीं आई, उनको बाज़ाब्ता कोई राब्ता नहीं हुआ इस कमीशन से मुतल्लिक। और ये जो वज़ीर आज़म ने खिताब किया है तो काबीना से खिताब था। न सिर्फ ये बल्कि उमर अयूब साहब ने गुज़श्ता रोज़ हामिद मीर साहब से बात करते हुए बिल्कुल इनकार कर दिया। उन्होंने कहा पार्लिमानी कमीशन हम रद्द करते हैं, बल्कि ये भी इशारा दिया कि एहतजाजी तहरीक की तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बढ़ने जा रही है। लेकिन इसके ऊपर राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आए, मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे, हमारी ऑफ़र खुली है और अगर वो हमें कायल कर लेते हैं जुडिशल कमीशन बनाने के ऊपर तो फिर उनकी बात भी मानी जा सकती है। अब ये जो सारा का सारा मामला चल रहा है ये किस तरफ जाएगा, इसके ऊपर अपने तजियाकारों की राय जानते हैं। और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये जो पार्लिमानी कमीशन बनाने की ऑफ़र है वो कबूल कर लेनी चाहिए, ये है हमारा सवाल जहाँ से हम डिस्कशन शुरू करने लगे। जमा खातिर ये कि आज है 31 तारीख, यानी हुकूमत की जो कमेटीज़ बनी हुई हैं, मुज़ाकरात के लिए जो कमेटी बनी हुई है वो आज तहलील हो जाएगी। क्या होना चाहिए, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑफर कबूल करनी चाहिए हुकूमत की? हमें इसके लिए ज्वाइन कर रहे हैं मज़हर अब्बास साहब, मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं इरशाद भट्टी साहब, आसिफ बशीर चौधरी साहब और एजाज सैयद साहब भी हमारे साथ हैं। आसिफ, आपसे स्टार्ट करते हैं। हुकूमत पर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम लगाती है कि उन्होंने कवर अप किया है सारा का सारा मामला, ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ साजिश की नौमे से मुतल्लिक बल्कि ये जो 26 नवंबर को वाक़यात हुए उसको ग्रोसली मिसहैंडल किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को निशाना बनाया। अब पार्लिमानी कमीशन की जो बात की जा रही है, थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कीजिएगा कि पार्लिमानी कमीशन किस तरह से काम करता है, क्या वो गैर जानिबदार होता है और इस तरह की तहकीक जिसमें इल्ज़ाम हुकूमत पे ही लग रहा है, तो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या गेन करना हो सकता है, उनके लिए फ़ायदेमंद भी होगा पार्लिमानी कमीशन में जाना? बहुत शुक्रिया एलेना। देखें, जो बात आपने पूछी है उसका जवाब क्योंकि पीटीआई के फ़ायदे या नुकसान के हिसाब से देना है, तो मेरे ख़्याल में जो मुस्तरद किया गया है पीटीआई की जानिब से, मैं इस फ़ैसले से इख्तलाफ इस बुनियाद पे करता हूँ कि जो भी पार्लिमानी जो कमीशन तो खैर नहीं होता, पार्लिमानी कमेटी होती है और बेसिकली उसका एक तरीक़ाकार होता है। जो भी, अच्छा मैं आपको बताऊँ कि जो कमीशन होते हैं ना वो तो कायम होते हैं, कमीशन ऑफ इंक्वायरीज़ का जो हमारा एक्ट है उसमें 1956 वाले में फिर तरमीम भी हमने कर ली थी, तो वो टोटली हुकूमत जो है ना उसको बनाती है, फिर उसकी रिपोर्ट भी वापस हुकूमत के पास जाती है और फिर हुकूमत की ही स्वाबदीद होती है कि उस रिपोर्ट को पब्लिक करे ना करे, उस पर कोई फर्दर कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कराए या उसको किसी मुकदमे में तब्दील करे। तो ये जो है कमीशन जो होते हैं वो ज़्यादा हुकूमत के कंट्रोल में होते हैं। और हमारे यहाँ जो कमीशनों की मिसाल है, जैसे मिसिंग पर्सनस का कमीशन है जिसमें आप देख लें कि क्या प्रोग्रेस उसमें निकलती है, या इवन आप देख लें कि सकूत ढाका के बाद जो हमीद रहमान कमीशन बना उसकी रिपोर्ट कितनी दहाइयों तक पब्लिक ही नहीं की गई और किसी को बताया ही नहीं गया कि क्या उसकी फाइंडिंग्स हैं और क्या नहीं, और बाद में जब पब्लिक भी की गई तो कहा गया कि लाइब्रेरी में जाके पढ़ लें और वहाँ से देख लें। तो देखें, जो पार्लिमानी कमीशन तो नहीं कहना चाहिए, कमेटी कहनी चाहिए, उसका एक प्रोसीजर होता है। एक मोशन आती है हाउस के अंदर, मोशन पेश करने से पहले जो फ्रीकैन होते हैं वो स्पीकर के पास जाके बताते हैं और उस पर कुछ बेसिक वर्क पहले होता है। उसके बाद मोशन आती है ऐवान में और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर ऐवान उसको अप्रूव कर देता है तो जो पार्लिमानी कमेटी बनती है उसमें खुद अगर ये कमेटी बन जाती है तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद बैठेगी।
दूसरी तरफ एक ऑप्शन है जिसका मुतालबा किया जा रहा है कि कोई रिटायर जज बैठे और कोई ऐसा बंदा बैठे, और वो मैं आपको बता चुका हूं कि वो उसकी सूरत भी आप देख चुके हैं, फिर हुकूमत के पास ही रिपोर्ट आनी होती है। अगर कोई पार्लिमानी कमेटी बनती है तो पूरी दुनिया में पार्लिमानी कमेटी को ज़्यादा पावरफुल और उसकी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी होती है। फिर इसके TORs जो हैं वो भी स्पेशल TORs भी बनाए जा सकते हैं। और फिर अगर इन वाक़यात का प्रोब करना तो ज़ाहिर है फिर जैसा हुकूमत ने कुछ वाक़यात मेंशन किए कि उनकी भी तहकीकात होनी चाहिए, 2014 के धरने की, 2018 के इंतखाबी नताइज की। तो इसमें ये सारे फरीकैन खुद भी बैठेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बैठेगी। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत ने जो एक लचक दिखाई है, गो के शायद इसका मकासद सियासी हों, PTI को ये मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए। PTI को इन तहकीकात में खुद बैठना चाहिए और पार्लियामेंट की एक हाई पावर्ड जो कमेटी हो वो इस मामले की सारी तहकीकात करे और इसका दूध का दूध और पानी का पानी करे। लेकिन अब सवाल ये होगा कि क्या PTI चाहेगी कि 2014 के जो धरने थे उसकी भी इंडिपेंडेंट तहकीकात हों और उसमें पता चले कि जो उस वक्त प्रोटेस्टर्स आए थे डी चौक में वो किसके कहने पे आए, किसकी मुआवनत से आए, कैसे आए, किसके कहने पे उठे। इसी तरह 2018 के इलेक्शन में जो RTS बैठा, क्या उसकी तहकीकात भी जो हैं वो सूट करेंगी। इसी तरह जो हुकूमती हल्कों से जिनसे हमारी बात हुई उनका ये कहना था कि अगर इस तरह का कोई कमीशन बना तो डस्का का जो ज़िमनी इलेक्शन था उसको भी हम इसमें डालेंगे, जिसमें पहली दफ़ा, जिसकी खुद पहले से एक इंक्वायरी रिपोर्ट मौजूद है, जिसमें पहली दफ़ा सरकारी सतह पे किसी इलेक्शन में वफाकी हुकूमत की मुदाखलत को तस्लीम किया गया और फिर लोगों को पनिश किया गया। तो ये सारी चीज़ें अगर डलती हैं तो फिर क्या PTI को ये मामला सूट करेगा, यानी ये उनके लिए एक अहम सवाल है। लेकिन अगर वो अपने वाक़यात की हद तक 9 मई की जिस तरह वो बात करते हैं, 26 नवंबर की बात करते हैं, तो इसकी तहकीकात जुडिशल कमीशन से ज़्यादा बेहतर पार्लिमानी कमेटी कर सकती है, जिसके अंदर PTI के अपने लोग भी उस कमेटी के मेंबर हों और उसके TORs भी बड़े बेहतर बनाए जा सकते हैं, जिसमें वो हाई आला अहदेदारों को इंटरव्यू कर सकते हैं, उनको बुला के चीज़ों का फैक्चुअली उनकी डिटेल्स ले सकते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर तो PTI क्लीन हैंड्स के साथ इसमें जाना चाहे तो ये एक बेटर ऑप्शन है। लेकिन अगर PTI सिर्फ सिलेक्टिव वाक़यात की तहकीकात चाहती है तो वो इसमें नहीं जाएगी या उन्हें सूट नहीं करता, क्योंकि फिर अगर डिटेल में जाएंगे, 2014 के धरने में जाएंगे, 2018 के इंतखाबात में जाएंगे, डस्का के ज़िमनी इलेक्शन पे जाएंगे, तो शायद वहाँ की जो रिपोर्ट बनेगी वो उनके लिए भी उस तरह एम्बेरसिंग हो सकती है। अच्छा, जिस तरह आसिफ एक चीज़ बता दीजिएगा, ये जो इंक्वायरी होती है इन कमेटीज़ में, ये जो बैठे होते हैं मेंबरान, ये खुद करते हैं बुला के लोगों को, या फिर कोई आगे इंक्वायरी कमीशन या JIT टाइप की चीज़ होती है जो इंक्वायरी करके रिपोर्ट इनको पेश करती है? जी, ये किसी की खिदमात भी ले सकते हैं, मुख्तलिफ इदारों से मुख्तलिफ चीज़ों को प्रोब करवा सकते हैं, माहिरीन को बुला के उनकी राय ले सकते हैं, इनको एक सेक्रेटरी दिया जाता है, ये खुद आला अहदेदारान को उस कमेटी में बुला सकते हैं, मतलब जितने लोग मतलब पुलिस के हों, सिविल साइड के, एडमिनिस्ट्रेशन साइड के हों, जिस तरफ के भी हों, वर्दी वाले हों, उन सब को ये बुला सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि उस वक्त उन लोगों की क्या ड्यूटी थी, उन्होंने क्या इक़दाम उठाए, किसके कहने पर उठाए। तो ये बड़ा हाई पावर्ड ये कमीशन होता है। तो उसमें सबसे आम बात यह है कि PTI के लोग खुद उसका हिस्सा होंगे और वो उसके अंदर बैठ के खुद सवालात भी कर सकेंगे, खुद उनसे चीजें जो हैं वो कुरेद भी लेकिन खुद ही जज करेंगे ना, ऐसा तो नहीं होगा कि किसी को आगे डेलीगेट करेंगे या आगे JIT बनाएंगे कोई जो गैर जानिबदार कर सके? नहीं, लेकिन उसकी जो रिपोर्ट होगी वो तो एक पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट होगी ना, वो तो सिर्फ PTI मिनट्स डॉक्यूमेंटेड होंगे, हर चीज होंगी। ठीक है, आई गेट योर पॉइंट। और बल्कि उससे आपकी राय ये है कि जुडिशल कमीशन से ज़्यादा बाइख्तियार होगी। भट्टी साहब, बड़ी अच्छी तरह से आसिफ ने एक्सप्लेन भी किया, क्या रुकावट है, क्या कबाहत है, क्यों इनकारी है PTI पार्लिमानी कमेटी से? मैडम शेख, सबसे पहले तो चूँकि पीका कानून बन चुका है, तो इसलिए अगर कोई मुझसे गलती हो जाए, गुस्ताखी हो जाए, कोई ऊपर नीचे में हो जाऊँ, कोई बड़ा घर या बड़ा आदमी माइंड कर जाए, तो मैं एडवांस माज़रत चाहता हूँ। मैडम शेख, वज़ीर आज़म ने एक ताना दिया है, एक बयान बराए बयान दिया है और हमने उस पर सवाल रख लिया है। क्यों ना अगर वज़ीर आज़म साहब छोड़ दें इसको 2024 को और छोड़ दें 26 नवंबर को, बराए मेहरबानी अब आप इक़्तिदार में हैं, इसमें तो आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 2014 के धरनों पर एक जुडिशल कमीशन बना दें। आप जो आपका मामला है उसका
पिछला जो आप सारा देखना चाहते हैं वो इसमें ले आएँ, आप मेहरबानी करें बना दें। RTS कैसे बैठा था उस पर भी बना दें 2018 में, 2014 का धरना कैसा हुआ था उस पर भी बना दें। छोड़ दें इन सब PTI को। आप तो इक़्तिदार में हैं, आप तो वज़ीर आज़म हैं। मरियम नवाज़ का दरवाज़ा, होटल का कमरे का दरवाज़ा कैसे टूटा था बनाएं। राना सनाउल्लाह या एहसन इकबाल पर झूठे मुकदमे कैसे बने थे, किसने बनाए थे, बनाएं। छोड़ें इनको। और अगर आप ये ताना दे रहे हैं कि 2018 को चीज़ों को मिक्सअप कर रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं, तो बराए मेहरबानी सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ था, एक आपने करवाया था या जिसने भी करवाया था उसको भी कमीशन में ले आए। जस्टिस कयूम की एक ऑडियो आई थी गालिबन वज़ीर आज़म साहब के साथ ही, उसको भी ले आए। और नवाज शरीफ साहब किस तरह गए थे लंदन और लंदन से किस तरह वापस आए वो भी इसमें ले आए। पीछे से सारा ले आए ना, सारा कर ले। एक RO का इलेक्शन हुआ था उसको भी इसमें ले आए। एक आपने नवाज शरीफ साहब ने एन इलेक्शन के दरमियान स्पीच की थी उसको भी ले आए, और उसके कहा था 2/3 अक्सरियत चाहिए, मिल गई, उसको भी ले आए। ये कैसी बात करते हैं? ये कौन लोग हैं? किस तरह के मजाक करते हैं ये? यानी दोनों की बात कर लेते हैं, छोड़ देते हैं। यानी इस वक्त PTI मांग रही है जुडिशल कमीशन, वज़ीर आज़म साहब बात कर रहे हैं पार्लिमानी कमीशन की। और आपको मैं याद दिलाता चलूँ, ये जो अभी मेरे भाई TORs पर और बड़े इस पे शफाफियत पे पूरा उन्होंने बात की आसिफ बशीर साहब ने, पनामा लीक्स अदालत में जाने से पहले पार्लियामेंट में गया था, 6 महीने TORs ही नहीं बने और रुलता रहा, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, और उसके बाद वो अदालत में गया और फिर फैसला हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है जुडिशल कमीशन, वज़ीर आज़म कह रहे हैं पार्लिमानी कमीशन या पार्लिमानी कमेटी। ये तो ना करने वाली बात हुई, ये तो मामला लटकाने वाली बात हुई, ये तो सवाल गंदम जवाब चना वाली बात हुई, ये तो मुज़ाकरात को मजाक रात बनाने वाली बात हुई। कौन सा पार्लिमानी कमीशन, कहाँ का पार्लिमानी कमीशन, और किस तरह का पार्लिमानी कमीशन, क्या करेगा? यानी वो करेगा क्या, उसका होगा क्या? यानी आप इसका मतलब है 2025 अब है तो 2029 तक इसी काम में रखना चाहते हैं। और दूसरी, राना सनाउल्लाह साहब इसी सवाल में आप में कह रहे हैं कि अगर PTI कायल कर ले तो अदालती कमीशन बना लेंगे। अभी तो कल राना साहब फरमा रहे थे कि PTI के मुतालबात नाकाबिले अमल हैं। 9 मई पर जुडिशल कमीशन इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि कुछ को सजा हो चुकी है, कुछ के मामलात अदालतों में हैं। जब मामलात अदालतों में है तो जुडिशल कमीशन क्या करेगा? 26 नवंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले हमें जो गोलियां लगने से जान से गए उनके नाम, जो जख्मी हुए उनके नाम, और जो लापता हुए उनके नाम दे, फिर इस पर देखेंगे। और जो दूसरा मुतालबा, चंद 2-4 जुमले मैडम शेख, और जो दूसरा मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का राना साहब फरमा रहे थे कि सियासी कैदियों की रिहाई इसलिए नाकाबिले अमल है, राना साहब फरमा रहे थे क्योंकि ये भी मामला अदालतों में। तो आज ये किस तरह कह रहे हैं? मैडम शेख, ज़रा शहबाज शरीफ साहब और राना सनाउल्लाह साहब मरियम नवाज साहबा से पूछ लें क्या वो चाहते हैं मुज़ाकरात। ख्वाजा आसिफ साहब से पूछ लें, अता तारड़ साहब से पूछ लें, या वो जो रोज़ बयानात देते थे इसके खिलाफ उन सारों से पूछ लें। मैडम शेख, बात ये है कि ना ये किसी ने लचक दिखाई है, ना इससे कुछ हासिल वसूल होना है। ये एक ताना दिया था, एक उन्होंने, आप मिक्स अप चीज़ों को देखें, 2014 भी देख लें भाई, पहली मरतबा भी आप रह चुके वज़ीर आज़म, दूसरी मरतबा भी आप रह चुके, दोनों इत्तेहादी हैं। आपने सिर्फ सियासत करनी है 2014 के धरनों पर, सिर्फ आपने सर वैसे उन्होंने 2024 के इलेक्शन की बात भी की है, जो मैं आगे जाकर डिस्कस करती हूँ। इरशाद भट्टी साहब की जो बात है एजाज कि वज़ीर आज़म ने जो ऑफ़र दिए ये एक ताना है, मज़हिका खेज़ा और मामलात को लटकाने के मुतरादिफ है। आप सेकंड करते हैं इसको या इख्तलाफ करेंगे? अलीना, बात यह है कि मेरे ख्याल में नीयत दोनों तरफ से ठीक नहीं है। भट्टी साहब तो एक तरफ की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में दोनों तरफ नीयत ठीक नहीं है। मुझे आप ये बताइए कि PTI जो ऑफिशियल सतह पर पार्लियामेंट के अंदर जो मुज़ाकरात हो रहे थे स्पीकर कौमी असम्बली की सरबराही में, उससे तो बाइकाट कर गई है। लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन PTI का कैसे बन गया। मुझे ये समझ नहीं आई कि पीका का कानून जब सेनेट में पेश किया गया तो PTI के मेंबर्स ने और PTI के चेयरमैन ने पीका का कानून किस तरीके से उसकी हिमायत कर दी। वो तो उसकी मुखालफत कर रहे थे बाहर, और आज भी पब्लिकली वो उसकी मुखालफत करते हैं।
तो जहाँ पर पीटीआई राब्ते में रहना चाहती है इनविजिबल पावर्स के साथ, वहाँ पर तो वो पूरे राब्ते में है। और जब वो सियासी लोगों से मुज़ाकरात की बात करती है तो वो कहती है जी हम तो इनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। और गवर्नमेंट का काम देख लीजिए, जो शहबाज शरीफ साहब ने बात कही, अगर ये वाकई हुकूमत की नीयत ठीक हो तो तब भी मामलात हल हो जाएं। ये पब्लिकली आके कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात करते हैं। एक्चुअली ये मुज़ाकरात जो पीटीआई के साथ इनके होने हैं, ये ख़ुद पीएमएलएन की मुखालफत है। यानी कि अगर वो मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि पीएमएलएन की स्पेस तो ख़त्म हो गई। तो क्या पीएमएलएन जेन्युइनली चाहती है कि मुज़ाकरात हों? तो मेरा नहीं ख्याल कि पीएमएलएन जेन्युइनली ये चाहती है कि मुज़ाकरात हों। इसीलिए वो पब्लिकली आके स्टैंड ऐसा देते हैं शहबाज शरीफ साहब भी, कि जिसमें लगे ये कि वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं लेकिन वो करें ना। और इस तरीके से पीटीआई को रखें कि पीटीआई जो है, जो अपना फेस जो है वो फेस सेविंग भी पीटीआई को ना मिल सके। और पीटीआई की नीयत भी मैंने आपको बता दी है। मसला ये यहाँ पर दोनों तरफ की नीयतें ठीक नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि दोनों तरफ जो है वो इनविजिबल पावर्स के ऊपर ज़्यादा यकीन रखते हैं, ना कि लोगों की जो पावर है उसके ऊपर यकीन रखें। आज भी आप कमेटी बना लें, पार्लियामेंट की बना लें या जुडिशल कमेटी बना लें, जब तक नीयत आपकी ठीक नहीं होगी, कोई कमेटी जितने मर्जी अच्छे TORs बना लें, वो कमेटी आपको नताइज नहीं देगी। क्या आज ऐसे लोग मौजूद नहीं हैं पाकिस्तान में जिनके ऊपर तमाम जमातें आंखें बंद करके एतमाद कर सकें? बिल्कुल ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी सरबराही में अगर पीटीआई, अगर नून लीग, अगर पीपल्स पार्टी एतमाद करना चाहे तो उनकी सरबराही में एक कमीशन, एक कमेटी बन सकती है और वो पूरी ऑनेस्टी से बता सकते हैं बगैर किसी दबाव में आके कि क्या जी कह रही है? मिसाल दें हमें, जैसे कि कौन लोग हैं जिनकी सरबराही के ऊपर दोनों को इतराज़ नहीं होगा, ऐसे न्यूट्रल लोग? मैं कहता हूँ दोनों क्या, तीनों को मैं नाम बता देता हूँ आपको। मैं समझता हूँ कि आफ्ताब सुल्तान, और भी नाम बता सकता हूँ, लेकिन एक बंदा है जिसका नाम है आफ्ताब सुल्तान। आफ्ताब सुल्तान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के DGI भी रहे, यूसुफ रज़ा गिलानी के। आफ्ताब सुल्तान नवाज शरीफ साहब के DGI भी रहे और फिर शहबाज शरीफ साहब के चेयरमैन नैब रहे और उन्होंने चेयरमैन नैब की हैसियत से इस्तीफ़ा दे दिया शहबाज शरीफ साहब के दौर में। उन्होंने कहा कि मुझ पे दबाव डाला जा रहा है उन कुव्वतों की तरफ से जिनके सामने मैं सरेंडर नहीं करूंगा। और पीटीआई ने आफ्ताब सुल्तान को सर पे उठा लिया, हालांकि माजी में उन पे तनकीद करते रहे। तो आफ्ताब सुल्तान पे पीटीआई भी एतमाद करती है, नून लीग भी एतमाद करती है, पीपल्स पार्टी भी एतमाद करती है, और नाम भी दिए जा सकते हैं। मैंने चूंकि भी आपने सडनली पूछ लिया तो मैंने बता दिया। जो टॉप ऑफ द माइंड जो डॉक्टर शुएब सडल का नाम भी है, उनकी भी बात हो सकती है कि डॉक्टर शुएब सडल बड़े सीनियर आदमी, और भी बहुत सारे नाम हैं। नाम लेते जाएंगे तो वो बात दूर तक चलती जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मसला नीयत का है, ना गवर्नमेंट की नीयत ठीक है ना पीटीआई की नीयत ठीक है। अच्छा मज़हर अब्बास साहब, लेकिन वज़ीर आज़म ने तो सबके सामने ऑफ़र की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्या आपको यहाँ पर लगता है कि कुछ और चल रहा है बैक ऑफ द माइंड हुकूमत? देखिए, एक तो 2 दिन से मैं देख रहा हूँ कि भट्टी साहब प्रोग्राम शुरू होने से पहले माजरत क्यों करते हैं पैका ऑर्डिनेंस आने के बाद, और अगर माजरत करते हैं तो फिर ये काली पट्टी क्यों बांधी है? जिस ऑर्डिनेंस को हम तस्लीम ही नहीं करते, जिस एक्ट को हम तस्लीम ही नहीं करते, और आज हमने काली पट्टी बांधी हुई है ना उस एक्ट के ख़िलाफ़, तो फिर माजरत किस चीज़ की? आपको, हमको, सबको पता है कि ज़िम्मेदारी क्या होती है। गैर ज़िम्मेदार लोग हुकूमत में हैं, वो हमें बता रहे हैं कि ज़िम्मेदारी क्या होती है। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, देखिए बहुत सीधी सी बात है कि वज़ीर आज़म साहब ने क्या कोई ख़त लिखा चेयरमैन पीटीआई को कि आप आएँ फॉर्मली जो है इस मुज़ाकरात की? आपने फॉर्मल तो इनवाइट ही नहीं किया। ये सिर्फ वो बात ठीक है, देखिए बैरिस्टर गौहर साहब ने क्या बात की है, उमर अयूब साहब ने दूसरी बात की है, लेकिन चेयरमैन पीटीआई इस वक्त जो है बैरिस्टर गौहर, वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा जी फॉर्मली तो इनवाइट ही नहीं किया आपने। तो पहली चीज़ ये कि फॉर्मली इन्वाइट करना चाहिए। अब आप एक नई बातें कर रहे हैं ना, वज़ीर आज़म एक नई बातें कर रहे हैं कि पार्लिमानी कमीशन। दूसरी बात ये, उन्होंने 2014 का जिक्र किया। 2014 में किसकी हुकूमत थी? नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी ना, मुस्लिम लीग की हुकूमत थी ना। तो 2014 के धरने की इंक्वायरी क्यों नहीं की उन्होंने? उनका काम था ना, जनरल राहील शरीफ से मुलाकात करके कहते कि 2014 के धरने की इंक्वायरी करें, या खुद उस वक्त तो पूरी पार्लियामेंट बशमूल अपोजिशन उस वक्त की
पीपल्स पार्टी, वो सब पार्लियामेंट नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट कर रही थी। तो आप बताते, कायम करते कोई कमीशन। उस वक्त एक कमीशन कायम हुआ ना अल्टीमेटली, और वो हुआ था इलेक्शन धांधली के अलावा। उस कमीशन ने काम किया, उस कमीशन की एक रिपोर्ट आई, उसमें कहा गया कि इरेगुलरिटीज़ हुई हैं लेकिन लार्ज स्केल धांधली नहीं हुई। तो एक कमीशन बना, उस कमीशन की रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट को फिर तस्लीम भी किया गया, चाहे रिजर्वेशन हो जो कुछ भी हो, लेकिन रिपोर्ट को तस्लीम किया गया। तो पहली चीज़ ये कि दोनों चीज़ों को मिक्स ना करें। 2014 में आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, आपने वो अपॉर्चुनिटी ज़ाया की उस वक्त। आज अगर कोई दूसरी जमात, दूसरी अपोजिशन जमात ये मुतालबा कर रही है तो पहली चीज़ तो ये कन्विंस करें कि 26 नवंबर पे जुडिशल कमीशन बनाने में हर्ज क्या है। मेरे ख्याल में तो अगर गवर्नमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है कि वो ये कहते हैं कि जी उस दिन ये हुआ था, ये इन्होंने वायलेशन की थी, यहाँ की थी। इसी तरह 9 मई में आप खुद कहते हैं ना कि कितने एविडेंस अवेलेबल है। तो मेरा ख्याल है अगर इन 2 पे जुडिशल कमीशन बना ले गवर्नमेंट, तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट को कोई बहुत बड़ा नुकसान है इसमें। अब वो एक नाक वाक का मसला हो तो एक अलग बात है, वरना मेरा ख्याल है गवर्नमेंट के लोग जो है वो उस फोबिया से बाहर निकलें। आप देखें कल मरियम नवाज़ साहिबा ने एक खेलों के कन्वेंशन में आपने खेल को खिलवाड़ और पूरी एक पॉलिटिकल स्पीच कर डाली जिसकी ज़रूरत नहीं थी इसकी। तो मेरा ख्याल है संजीदगी नहीं है। दूसरी तरफ पीटीआई को बिल्कुल, मैं आसिफ बशीर चौधरी की बात से एग्री करता हूँ, पीटीआई को अपॉर्चुनिटी ज़ाया नहीं करनी चाहिए। उस अपॉर्चुनिटी में जो है वो गवर्नमेंट को फंसा सकते हैं। यानी आप कहें कि हाँ पार्लिमानी कमेटी बना दें, लेकिन इस पार्लिमानी कमेटी का उससे ताल्लुक़ ना हो। वो उनका मुतालबा अपनी जगह में रहे कि आप जुडिशल कमीशन बनाएं, तो उसके साथ भी तो पार्लिमानी कमीशन बन सकता है, उसमें क्या हर्ज है। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट अगर संजीदा है, चाहे उनका जो भी मौक़िफ़ हो 2014 और 2018 के इलेक्शन और 2024 के इलेक्शन, लेकिन एक फॉर्मल रिक्वेस्ट, एक फॉर्मल इनविटेशन तो भेजें आप। वो फोरम तो उन्होंने बनाया हुआ था ना, मुज़ाकराती कमेटी आपस में बात कर रही थी, बॉयकॉट पीटीआई ने किया। इस वक्त वज़ीर आज़म फिर क्यों बोल रहे हैं? पार्लिमानी कमेटी, वो जो मुज़ाकराती कमेटी, वो सिर्फ मेरा अर्ज़ करने की बात यह है कि जब संजीदा मुज़ाकरात होते हैं, वज़ीर आज़म खुद उस मुज़ाकराती कमेटी को लीड करें, इनवाइट करें पीटीआई के जो डेलीगेशन है उसको करें, उनके सामने अपनी गुजारिशात रखें। ज़्यादा क्या होगा, वो इनकार कर देंगे, लेकिन आपकी बात में वज़न आ जाएगा। और पीटीआई बिल्कुल उसे देखना चाहिए, जब वो पार्लियामेंट का हिस्सा हैं तो पार्लिमानी कमेटी बनने में कोई हर्ज नहीं होता। आप उसमें अपनी मौक़िफ़ रखें, अपनी चीज़ें रखें उसके अंदर। तो जहाँ एहतजाज होता है, एहतजाज तो जारी रहता है, लेकिन इन चीज़ों से जो है किनारा कश नहीं करना चाहिए। सवाल ये उठता है ना, और अगर इसका कोई जवाब भी देना चाहे तो, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने माजी में भी एहतजाज करके देख लिया, लेकिन उसका अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ, वो भी बहुत बड़ा सवाल है। तो क्या अब उसको मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होता? आसिफ भट्टी साहब ने पॉइंट उठाया था और आपने ये कहा था कि पार्लिमानी कमीशन एक बहुत बेहतर ऑप्शन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, तो आप जवाब देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देख लें, आप देखें, मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान बनने के बाद सबसे बड़ा वाकया क्या हुआ, पाकिस्तान टूट गया। उस पे जो कमीशन बना उसकी क्या रिपोर्ट आई, मुझे बताएं। जो उसामा बिन लादेन पे कमीशन बना उसकी क्या रिपोर्ट आई। ठीक है, आप देख लें जितनी चीज़ों के ऊपर आपने जो कमीशन बनाए ना, जो इंक्वायरीज एक्ट के तहत बने हैं, या तो अभी रिसेंट पास में आपने फैज़ हमीद साहब पे वो बनाया कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, मुझे बताएं उसमें क्या आई, उसकी क्या रिपोर्ट आई। ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया में पार्लियामेंट्री कमेटीज़ को वो ज़्यादा मोतबर माना जाता है, इस तरह के जो टेक्नोक्रेट्स होते हैं। नहीं, आपको वज़ीर आज़म की ऑफर ताना या गैर संजीदा नहीं लगी? नहीं, मुझे अगर, मैं तो ये समझता हूँ कि वो बाज़ाब्ता दावत दें। ये तो अभी उन्होंने बयान दिया है, हाँ। वो ये बयान दें कि मैं ये दावत दे रहा हूँ कि आए, इस पार्लिमान को मजबूत करते हैं ना, ये करना चाहिए पार्लिमान के अंदर बैठ के। ठीक है, आसिफ पॉइंट आपका आ गया। इरशाद भट्टी साहब। मैडम शेख, एक तो मज़हर भाई ने वो जो कहा कि मैं पीका का क्यों जिक्र करता हूँ, ये मेरा इस्तेजाज है भाई, माजरत नहीं है। ये भी एक तरह का इस्तेजाज है कि भाई मैं माजरत चाहता हूँ किसी को अगर कोई मेरी बात बुरी लगे तो, और मुझे तो बिल्कुल नामंजूर है और हमेशा रहेगा, क्योंकि इसमें मेरा इनपुट नहीं है और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको नहीं होना चाहिए।
दूसरी बात मैडम शेख, अभी एजाज ने बात की कि नीयत दोनों तरफ की ठीक नहीं है। नीयतों के भेद तो खैर अल्लाह जानता है, लेकिन इस मामले में कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान पर इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता। कि मैं कई बार कह चुका हूं कि 26 नवंबर के फ़ौरन बाद इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए हामी भरी, और वो इमरान खान जिन पे हम मुसलसल सारे बात करते थे कि ये तो सियासी लोगों के साथ बैठता नहीं, मुज़ाकराती कमेटी बनाई, फिर तहरीरी मुतालबा दिया, फिर खुद को निकाला, फिर टाइम दिया, और उस टाइम में भी यानी ये इतना नहीं कर सके। लेकिन वो फिर बाहर निकल आए ना, गिला या हिचकोला दरमियान में सिर्फ ये आ गया कि वो निकल आए, उनको उठना नहीं चाहिए था, सिर्फ ये अब नुक्ता एतराज रह गया। रखे बैठे रहते, यानी वहीं बैठे रहते, वहीं रोटियां 31 तक इंतजार कर लेते ना सर, 31। हाँ नहीं बल्कि क़यामत तक का कर लेते, कोई हर्ज नहीं था, कोई हर्ज नहीं। जो है ना, एक बात थोड़ी रियलिस्टिक करनी चाहिए। ये जो भट्टी साहब ने कहा ना कि हुकूमत 2014 में किसकी थी, क्यों उन्होंने धरनों पे नहीं बनाया, या अभी 2018 पे देखें, इमरान खान साहब अपनी हुकूमत थी उनकी पंजाब में, और वो अपनी मर्जी की FIR नहीं करा सके थे। उन पे जो कातलाना हमला हुआ उसकी FIR नहीं हुई, उनके वज़ीर आला परवेज़ इलाही थे, उन्होंने नहीं काटी। तो ये तो बहुत बड़े सवाल हैं कि 2014 के धरने पे तहकीकात क्यों उन्होंने नहीं कराई। सब लोग जानते हैं कि क्यों नहीं होती ये चीज़। ओके, ठीक है जी। बहरहाल भट्टी साहब की अपनी राय है, बाकी तज्जियाकारों ने अपनी राय का इजहार किया। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है हमें, ब्रेक के बाद हम आपके सवाल शामिल करेंगे, लेकिन उसके ऊपर जाने से पहले एक बार फिर हम बताते चले कि सहाफ़ी बरादरी एहतजाज कर रही है पैका एक्ट के ख़िलाफ़। इसीलिए आप ये जो स्याह पट्टियाँ हमारे हाथों पे देख रहे हैं, बाजुओं पे देख रहे हैं, ये एहतजाज है कि आज यौम स्याह है, और ये एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक हुकूमत विदड्रॉ नहीं करती। आफ्टर ब्रेक आपके सवाल। आपके सवालों के जवाब जानते हैं। मज़हर साहब, पहला सवाल आपके लिए। ये पूछा गया है कि कराची में बच्चों को अगवा करने के वाक़यात बहुत देखने में आ रहे हैं, सिंध हुकूमत या पुलिस इन वाक़यात को रोकने में नाकाम क्यों है? देखिए, इसका ताल्लुक एक तो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से भी है, और ये कोई आज का मसला नहीं है। मुझे अभी भी 80 की दिहाई में वो एक मासूम लड़की तरन्नुम अज़ीज़ का याद है कि तरन्नुम अज़ीज़ की किस तरह बॉडी मिली थी। उसके बाद भी हमने बेशुमार वाक़यात देखे। एक तो आपकी पुलिसिंग का हमेशा से प्रॉब्लम रहा है कि हमने कोई अच्छा पुलिस सिस्टम इंट्रोड्यूस ही नहीं किया पाकिस्तान में, और फिर बदकिस्मती से सिंध में तो ख़ास तौर पे पुलिस क्रिमिनलाइज्ड हो गई काफ़ी हद तक, और ख़ुद पुलिस की रिपोर्ट्स मादी की ये बताती हैं और अभी भी ये बताती हैं कि कितने क्रिमिनल्स ख़ुद पुलिस के अंदर हैं। उसके अंदर वो कहते ज़रूर हैं कि वो निकाले भी कहेंगे। तो एक तो आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, पुलिस की पुअर इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन, प्लस हमारा सोशल फैब्रिक भी। हमारे यहाँ जो ख़ुद हम पेरेंट्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, हम उस तरीके से बच्चों का ख्याल नहीं रखते हैं। हमने बच्चों के हाथों में मोबाइल पकड़ा के छोड़ दिया है उनको कि जो भी कर देखना चाहें देख लें। ये जो आपके बहुत से इश्यूज़ आप देख लें कि बच्चों की ज़्यादातर हिस्ट्री क्या रही है, बच्चों के अगवा की, सेक्सुअल अब्यूज़ और उसके बाद उसका मर्डर, अगवा। उसमें बाज़-औक़ात ख़ानदान के लोग इन्वॉल्व पाए जाते हैं, बाज़-औक़ात मोहल्ले के लोग इन्वॉल्व पाए जाते हैं, और पुलिस इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करती। कंप्लेनेंट जो है वो खुद क्रिमिनल बना दिया जाता है। इस तरह के सवालात किए जाते हैं, इस तरह से इन्वेस्टिगेशन की जाती है। चाइल्ड कोर्ट्स नहीं है हमारे यहाँ जी, कि बाकायदा आप चाइल्ड कोर्ट्स बनाएं, उसमें स्पीडी ट्रायल हो। स्पीडी, मुझे आज भी याद है एक बच्चा अगवा हुआ था अलीना, और उस बच्चे को उनके पेरेंट्स को ये तैयार किया गया था, वो अगवा बराए तावान का केस था, उनको ये तैयार किया गया था कि इस बच्चे ने अगर उसको आइडेंटिफाई कर लिया तो उसको सज़ाए मौत हो जाएगी। और वो पेरेंट्स बच्चे को लेके कोर्ट गए, उस बच्चे ने आइडेंटिफाई किया उसको, और एंटी टेररिज्म कोर्ट से उन्हें सज़ाए मौत हुई, हाई कोर्ट ने बरी कर दिया, और जब बरी कर दिया तो वो पूरा ख़ानदान मुल्क छोड़ के चला गया। सिस्टमैटिक लैप्स। ऐसे मैं आपको बेशुमार वाक़यात बताता हूँ। तो ये ओवरऑल जो है इसको देखना चाहिए, खासतौर पे चाइल्ड बच्चों का जो मामला है, बच्चों के अगवा का मामला है, लापता का मामला है। आई एम श्योर इतना वास्ट टॉपिक है, इसके ऊपर जितनी बात की जाए कम है, लेकिन हमारे पास वक्त बड़ा मुख्तसर है। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आसिफ बशीर चौधरी साहब, आपसे पूछा गया है कि पाकिस्तानी कौम के लिए क्या नवाज शरीफ और इमरान खान में से बेहतर लीडर कौन है? देखें, ये तो $1 मिलियन क्वेश्चन है, मेरा ख्याल है सबसे मुश्किल क्वेश्चन है पाकिस्तानी सियासत का, और इसका जो भी जवाब देंगे एक बहुत
बहुत बड़ी आबादी का हिस्सा उससे डिसएग्री करेगा। लेकिन मेरी ज़ाती ये राय है कि दोनों लीडर्स का कंपैरिजन जो है वो अभी थोड़ा सा इसलिए डिफ़िकल्ट है कि एक तरफ मियाँ नवाज शरीफ हैं जिनकी पार्लिमानी सियासत की जो है लाइफ है वो 4 दहाइयाँ हैं, और दूसरी तरफ अगर 2013 से शुरू किया जाए इमरान खान का, तो वो उससे पहले तो एक ही सीट होती थी उनकी 2002 में, तो वो उनकी कोई 10-12 साल की पार्लिमानी जो है वो सियासत है। तो दोनों लीडर्स में से कौन पॉपुलर, दोनों ही पॉपुलर लीडर्स हैं, लेकिन हमने ये देखा कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो जब हुकूमत में होते हैं तो ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। वो जो डिलीवरेंस है, जो फिजिकल ग्रोथ के मंसूबे हैं पाकिस्तान में, उनके लिए ज़्यादा मशहूर हैं, जबकि इमरान खान अपोजिशन में ज़्यादा मशहूर होते हैं। और इमरान खान सर बेहतर लीडर कौन है, नवाज शरीफ या इमरान खान? एक ऑप्शन लेना चाहेंगे आप? मैं ये समझता हूँ कि ये दोनों लीडर, क्योंकि सिविलियन बालादस्ती पे कंप्रोमाइज्ड हैं और उस जमहूर की ताकत पे यकीन नहीं रखते जो इन्हें वापस लेके जो इन्हें इक़्तिदार में लाती है, और इन दोनों की नज़रें ताकतवर हलकों की जानिब होती हैं इक़्तिदार के हसूल के लिए। इक़्तिदार के दौरान ये क्योंकि कंप्रोमाइज़ करते हैं, दोनों नहीं है इन दोनों लीडरों को जी मैं इन दोनों लीडरों को पाकिस्तान की जमहूर के हक में बेहतर नहीं समझता। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। अगला सवाल है इरशाद भट्टी साहब आपके लिए। भट्टी साहब, आपसे पूछा जा रहा है कि आजकल मौलाना और पीटीआई में मुलाकातें हो रही हैं, इसके पीछे क्या वजह है? और मेरा सवाल भी ले लें, नतीजा कुछ निकलेगा नहीं निकलेगा? मैडम शेख, ये जो मौलाना साहब से मुलाकातें हो रही हैं, इसके पीछे इमरान खान है। इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा, जिस दिन उन्होंने मुज़ाकरात कॉल ऑफ किए, उस दिन उन्होंने कहा कि अब आप अपोजिशन मिलाएं और ग्रैंड अलायंस बनाएं, और 8 फरवरी को जो यौम स्याह मनाना है इलेक्शन के हवाले से, उसके बाद जो इhtजाजी तहरीक चलनी है उस पर सारी अपोजिशन जमातों को एक पेज पर लाएं। सही है। तो और केपी में अब जब अली अमीन गंडापुर साहब वो सदर नहीं रहे, तो इससे भी बेहतरी थोड़ी सी आई है मौलाना साहब के माहौल में, और अली अमीन गंडापुर साहब को कहा गया है कि आप मौलाना साहब के खिलाफ वो हल्के की कौमी सतह पर ना लाएं। जहाँ तक आपका जो सवाल है कि इससे कुछ हासिल वसूल होना है या नहीं, नहीं मैडम शेख, बड़ी लंबा है, दोनों का बिल्कुल दो मुख्तलिफ जाविये पे खड़े हैं, दो मुख्तलिफ इंतहाओं पे खड़े हैं, लेकिन ये है कि दोनों सीज़ फायर कर चुके हैं, और दोनों हो सकता है कोई ढीला ढाला निज़ाम चले, मगर एक स्टेज पर अभी आ जाएंगे। अभी इस हवाले से कुछ कहना कबल इस वक्त। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरशाद भट्टी साहब। अगला सवाल भेजा गया है एजाज सैयद साहब आपके लिए, और आपसे पूछा जा रहा है कि क्या FIA के गैर कानूनी तरीकों से शहरियों को बैरून मुल्क भिजवाने वाले नेटवर्क के खिलाफ किए गए इकदाम तसल्ली बख्श है? ज़्यादातर हमारा जो फोकस है वो FIA होती है या लॉ इन्फोर्समेंट इदारे होते हैं। FIA के चीफ को आपने बरतरफ कर दिया। इससे पहले 13 FIA एहलकार और 38 FIA एहलकार 2 मुख्तलिफ फेजेज़ में आपने बरतरफ किए, लेकिन मसला वहीं जूं का तूं मौजूद है। 5000 के करीब जो गैर कानूनी पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स हैं इस वक्त लीबिया बैठे हुए हैं, इसी तरह मुरितानिया कुछ लोग बैठे हुए हैं, और वो रोज़ाना की बुनियाद पे अटैम्प्ट कर रहे हैं यूरोप दाखिल होने की। मामला वहाँ जूं का तूं मौजूद है, और पाकिस्तान से भी लोग रोज़ाना की बुनियाद पे जो है वो बाहर जाने की कोशिशें कर रहे हैं। अब फ़र्क सिर्फ ये पड़ा है कि जो पैसे देते थे वो FIA के इमिग्रेशन स्टाफ को या और बाकी जो ह्यूमन स्मगलर्स को, उनकी जो कीमत है वो डबल हो गई है, क्योंकि क्रैक डाउन शुरू हो गए। देखिए, हम इस मामले को सिर्फ FIA रिलेटेड देखते हैं, ये एक ब्रॉडर मामला है। ये इस इलाके का, यानी कि रावलपिंडी डिवीजन का, गुजरांवाला डिवीजन का और शेखुपुरा डिवीजन का, ये एक बड़ा मसला है, वो सोशियो इकोनॉमिक मसला है। इन इलाकों में प्रॉपर लोगों को अवेयरनेस देने की जरूरत है, स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है। अगर आपने जाना है बाहर तो लीगल रस्तों से जाएं। बहुत शुक्रिया एजाज सैयद साहब, और आप लोगों के लिए यही पैगाम, हमें लिखते रहिए, हमारी एपिसोड के नीचे जाके कमेंट करें ताकि आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। अल्लाह हाफ़िज़।